ये आदमी एक्सट्रीमली पॉजिटिव, एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड, एक्सट्रीमली एम्बिशियस एंड एक्सट्रीमली विंडिक्टिव है। ये नॉर्मल पर्सन नहीं है और ये अपने स्वार्थ के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ है विजय सरदाना जी और हम बात करेंगे श्री 1008 श्री केजरीवाल उर्फ सम्राट की। आपका स्वागत है विजय जी। प्रणाम सर। अब ये केजरीवाल का शीश महल कांड सामने आ गया है। साथ में मनीष सिसोदिया जी जो हैं उनके खिलाफ चार्जशीट में नाम आ गया है, उनका चार्जशीट फाइल भी हो गई है और सत्येंद्र जैन निकल नहीं पा रहे हैं। साथ में अब संजय सिंह को भी शायद बुलाया जा रहा है, सुना है। तो ये पूरा का पूरा एक रेत का महल दिखता है। शीश महल इस रेत के महल का ही पार्ट है और ये रेत का महल जो है अब ये पूरी तरह से ढहने वाला है। आप क्या सोचते हैं? सर, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, आपने ये टॉपिक बहुत टाइमली उठाया है। मैंने अभी 2 घंटे पहले ही एक इसी पे वीडियो किया है इन डिटेल कि इंसेप्शन ऑफ आम आदमी पार्टी और उसके बाद किस तरह से घटनाक्रम हुए, और ये एक आज की अचानक की हुई घटना नहीं है। मैंने मेरे वीडियो पे विजय सरदाना इनसाइट्स पे क्रम बार क्रम ये बताया है कि ये जो आम आदमी पार्टी की जो संरचना हुई वो ये भ्रष्टाचार करने के लिए ही हुई थी और इसका कारण ये बहुत क्लियर है कि केजरीवाल साहब पहले दिन से इस साजिश की प्लानिंग कर रहे थे। पहले दिन से ये उनके दिमाग में था, क्योंकि उनको एक बात तो समझ में आ गई थी कि अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं और सरकार में नौकरी कर रहे हैं तो भैया शानो शौकत तो आप कर नहीं सकते, और ऊपर से ये जो मंत्री हैं जिनको वो कम पढ़ा लिखा बोलते हैं, जी, ये लोग क्यों एक अधिकारी जो पढ़े लिखे आते हैं और जो केजरीवाल साहब अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बताते हैं, वो उस पूरे प्रोसेस के अंदर कैसे एक अनपढ़ पॉलिटिशियन के अंदर एक पढ़ा लिखा, जिसको आप ये कह सकते हैं कि अधिकारी, कैसे काम कर सकता है। मुझे लगता है ये टीस केजरीवाल साहब को थी और कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोच लिया था कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, और कैसे बनना है, उसकी क्या कार्रवाई होगी, क्या नीतियां होंगी, इसकी व्यूह रचना वो शायद पहले दिन से कर रहे थे। तो इसीलिए आज जो आपको ये घटनाक्रम दिख रहा है कि किस तरह से उन्होंने एक एक करके जनता को झूठे वादे दिए और वापस सारे वो काम किए जो एक पॉलिटिशियन, टिपिकल पॉलिटिशियन करता है टैक्स पेयर के पैसे से, ये सारे काम वो खुद करने लगे। तो ये स्थिति है सर आज हमारे सामने। अब जो अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है आज के दिन, जो बिल्कुल ताज़ा है, शीश महल वाला कांड जो है, जिसमें उन्होंने 45 करोड़ रुपए केवल इंटीरियर पे लगा दिए और उसके अलग से जो बंगला उन्होंने जिस तरह से बनवाया वो तो अलग ही बात है। ये तो मुझे लगता है कि इसमें इनको डायरेक्ट कोई इनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज तो नहीं आएगा, लेकिन जो इन्होंने पूरी की पूरी जो अपनी व्यूह रचना बनाई थी वो तो समाप्त ही हो जाएगी। सर देखिए, एक बात तो हमें समझनी होगी, चाहे इन पे ये क्रिमिनल। आपकी इमेज गायब हो गई है, तो रीज्वाइन कर लें। मैं करता हूँ। हाँ, आ गई थी वापस।
जी। जी सर। सर देखिए, जहां तक बात है इस पूरे घटनाक्रम का, मेरा ये मानना है कि इस पे एक फॉरेंसिक ऑडिट की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह के नॉर्म्स हैं, या जैसे हम भी, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आजकल हम काफी सारे सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स का असेसमेंट करते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन काम है, लेबोरेटरीज का काम है, प्रोजेक्ट रिनोवेशन है, वाटर प्रूफिंग है, बिल्डिंग स्ट्रक्चरिंग का है। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय देख रहा हूँ, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बात होती है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है। अब ये बात समझनी जरूरी है सर कि कौन सी चीज कितनी है। ये बात सही है कि कल को आप गोल्ड प्लेटेड टैप्स घर में लगाएंगे तो हो सकता है 15 लाख रुपए आपका खर्चा आ जाए, लेकिन सवाल ये है कि किस तरह का मटेरियल यूज हुआ है, और क्या हुआ है, किसने ऑथराइजेशन किया है, क्या ये एज पर नॉर्म्स था या नहीं था। क्योंकि हर चीज की एक लिमिट है। अगर आप देखें सीपीडब्ल्यूडी का, उन्होंने हर चीज के रेट रखे हुए, यहां तक कि लेबर को कितना दिया जाएगा, कितना मटेरियल उठाने का खर्चा होगा, कितना क्लीनिंग का होगा। सीपीडब्ल्यूडी का जो मैनुअल है, जो कंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जो उनके इंजीनियर्स के लिए है, उसमें हर चीज के दाम फिक्स है। शेड्यूल और ऑफ रेट्स उस बोलते हैं उसको। शेड्यूल ऑफ रेट्स, बिल्कुल सही कहा आपने। जो शेड्यूल ऑफ रेट्स है उसमें हर चीज के दाम फिक्स है। जब हम उसका कैलकुलेशन देखते हैं और जिस तरह से खर्चा हुआ है, तो उसमें बहुत अंतर है। अब सवाल ये है कि ये शेड्यूल ऑफ रेट्स के होते हुए इसको बाईपास करने का ऑथराइजेशन किसने दिया, किसने सिग्नेचर किए। और जैसा हमें पता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स के तहत भी अगर कोई डेविएशन करना है पॉलिसी का, तो उसमें सीएम की कंसेंट और परमिशन चाहिए होती, क्योंकि उसमें एक्सपेंडिचर है। पॉलिसी, अगर मान लीजिए कि 1,000 रुपए स्क्वायर फीट का मार्बल है सपोज, अगर आप उसको हटा के 5,000 रुपए भी करना चाहते हो कंस्ट्रक्शन के लिए, तो किसी से तो कंसेंट लेना होगा, क्योंकि सिविल इंजीनियर अपनी जेब से तो देगा नहीं, किसी ने तो अकाउंट्स में उसको देना होगा, नहीं तो ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा कि आप जो कह रहे हैं वो खराब है, वो गलत है, एज पर नॉर्म्स नहीं है, शेड्यूल ऑफ रेट्स नहीं है। तो इस पे मुझे लगता है कि एक फॉरेंसिक ऑडिट की जरूरत है, और उससे पता लगेगा कि क्या ये वास्तव में सारा जो बताया जा रहा है 45 करोड़ रुपए, ये लगा या नहीं लगा। अगर 45 करोड़ का मटेरियल नहीं लगा, लेकिन बिल इश्यू हुए और पेमेंट की गई 45 करोड़ की, तो सर इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये मटेरियल शिफ्ट हुआ है, या एक्सेसिव पेडिंग की गई है बिलिंग में, और वो पैसे को साइफन ऑफ किया गया है। क्योंकि बहुत सारी चीजें विदेशों से मंगाई गई हैं, और ये भी हो सकता है कि फॉरेन एजेंसी को पेमेंट किया हो, और उसकी मान लीजिए डील हो सपोज 10 लाख की, और उसने बिल रेज किया हो 50 लाख का। 40 लाख रुपए आपने ऑफिशियली बगैर हवाला के विदेश में भेज दिए, और वहां किसी अकाउंट में जमा करवा दिए उसी कंपनी से। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता है कि इस केस के अंदर बहुत सीरियस पहले फॉरेंसिक ऑडिट हो, कि जो मटेरियल खरीदा गया क्या वास्तव में उसका रेट ये था, क्या ये कंपनियां इसी रेट पे बाजार में माल बेचती हैं या कुछ और। तो बहुत सारी चीजें अभी निकलेंगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है इतना बड़ा मटेरियल को गायब करना, और इस रेट पे जिसकी मार्केट वैल्यू बाजार में सबके सामने हो। ये तो बात आप सही कह रहे हैं। वैसे मैंने आज पता किया था मार्केट में कि भाई ये 8 लाख का पर्दा कौन सा होता है, तो मेरे सप्लायर ने बताया कि साहब जो महंगे से महंगा मेरे पास है वो 1 लाख से ज़्यादा का नहीं आएगा। ये 8 लाख का, जिसमें वो मोटर वोटर सब शामिल करके बता रहे हैं वो, और बड़े साइज़ का जो बिगेस्ट साइज़ है, तो वो भी 1 लाख से ऊपर का नहीं होगा। फाइनेस्ट मटेरियल जो है पर्दों का वो लगा के उसमें मोटर-वोटर लगा के कुछ भी फैंसी-वैंसी जैसे आप देखते हैं ना बड़े-बड़े 5 स्टार में बहुत जी जी। बड़े-बड़े होते हैं उस तरह का। तो उस तरह का भी जो है वो 1 लाख से ऊपर का नहीं होता।
ये 8 लाख का पर्दा क्या है? सर इसीलिए मेरा यही कहना है कि इसमें फॉरेंसिक ऑडिट की जरूरत है, क्योंकि किस मैन्युफैक्चरर ने दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर बाजार में 1 लाख रुपए का पर्दा, मान लीजिए दिल्ली में, मान लीजिए कि फिल्म स्टार के घरों में 5 लाख का पर्दा लगता होगा, 10 लाख का लगता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। हो सकता है मुकेश अंबानी साहब से इंस्पायर होकर उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि उन्होंने तो बोला था दिल्ली का राजा मैं, वो तो विधानसभा में खड़ा होकर बोला था केजरीवाल ने कि मैं दिल्ली के राजा हम हैं। तो अब अगर आप राजा हैं तो मुकेश अंबानी से ही आप मुकाबला करेंगे हिंदुस्तान में, और किससे करेंगे आप? तो अगर उनके घर पे 8 लाख का पर्दा है तो फिर हम कम कैसे? ये भी हो सकता है, लॉजिक तो कहीं भी डिराइव किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जो बिल आए होंगे, जो पेमेंट किया होगा, इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि फॉरेंसिक ऑडिट की जरूरत है। उसी कंपनी से वही चीज का अगर मार्केट में रेट बिलिंग, ऐसा तो नहीं कि वो एक्सक्लूसिव पर्दा एक ही बनाया होगा उन्होंने केजरीवाल साहब के लिए। अगर उन्होंने वो पर्दा बनाया है, कंपनी उनको बुला सकती है, उनके बिल ऑफ प्रोडक्शन मंगा सकती है, अगर वो इंडियन कंपनी है। अगर वो विदेशी कंपनी है जहां पे भारत सरकार का जुरिडिक्शन नहीं है, तो उसी कंपनी के सिमिलर ब्रांड के पर्दे, सिमिलर क्वालिटी के पर्दे का मार्केट रेट क्या है, वो एक रेफरेंस पॉइंट बन सकता है। और फिर ये बात समझ में आएगी कि ये वास्तव में मटेरियल कॉस्ट थी या इन्फ्लेटेड बिलिंग था, या ये भी हो सकता है कि सर पर्दे आए तो थे, लेकिन ये 5 लाख के जो पर्दे आपको दिखाए जा रहे हैं ये एक्चुअली 3 थे, ये 1 नहीं है। तो सवाल ये आएगा कि वो 2 गए कहां? हो सकता है एक ऐसा शीश महल कहीं पर्सनल कैपेसिटी में कहीं और बनवाया हो, क्योंकि जब कुर्सी चली जाएगी तो फिर कहां रहेंगे? तब भी तो शीश महल चाहिए। हो सकता है विदेश में बनवाया हो। तो मुझे लगता है कि एक ओपन इन्वेस्टिगेशन इस पे रहना चाहिए, और बहुत सारे खुलासे तो तब होंगे जब केजरीवाल साहब सीएम की कुर्सी छोड़ के निजी जिंदगी में जीने लगेंगे, तब आपको पता लगेगा वो कहाँ रह रहे हैं और किस शान शौकत से रह रहे हैं, और तब शायद ये तार वहां पे भी जुड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। तो अभी इसमें ये मुद्दा अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये करप्शन का बीज हमारे सामने आया है, इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं अभी तो इसको ढूंढना बाकी है। वैसे है कि जो पब्लिक स्टैंस लेके ये आए थे और जिस तरह से इन्होंने सादगी की बात करी थी, जिस तरह से शीला दीक्षित का मजाक उड़ाया था कि शीला दीक्षित के घर में 10-10 एसी लगे हुए हैं। 10 एसी कोई बड़ी बात नहीं होती है। आजकल तो लोग अपने घरों में लगा लेते हैं। तो शीला दीक्षित का मजाक उड़ाया था इसी ग्राउंड पे, यानी कि शीला दीक्षित को लोगों ने हरा दिया इस ग्राउंड पे, आप सोचिए। और आज जो है उसका कोई कुछ भी, एक भी कह रहा हूँ 1% भी उसका आपने अपने जीवन में नहीं उतारा। सर जैसे मैंने कहा ना कि केजरीवाल साहब की आपको साइकोलॉजी समझनी होगी सर। ये इंसान बहुत ज्यादा कुंठा से ग्रसित है, ये आपको समझना होगा। इस आदमी का साइको मैपिंग कराना जरूरी है। अगर कोई सुन रहे हैं लोग, जिसको मैं कहूंगा कि इवन जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेंसिक स्टडी है उनको इस पे केस स्टडी बनानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं जो हाईली एम्बिशियस, बिलो एवरेज कॉम्पिटेंसी, इस बात को आपको समझना होगा सर। हाईली एम्बिशियस, बिलो एवरेज कॉम्पिटेंसी, अगर ऐसे लोग सत्ता में या पावर में आते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल पावर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो या पॉलिटिकल पावर हो, वो किस तरह से सिस्टम का यूज ओब्लिक मिसयूज करते हैं टू सेटिस्फाई देयर ईगो नीड्स। ये एक क्लासिकल एग्जांपल है। आप इसको ये मान के चलिए कि दिस इज नॉट ए नॉर्मल बिहेवियर, क्योंकि एक आधी जगह आदमी गलती कर देता, मैं मान लेता हूं सर कि चलिए घर का शौक था, मेरे को किसी ने कहा यार सीएम का घर अच्छा होना चाहिए, मेरे यहाँ फॉरेन डेलीगेशन आते हैं, सब कुछ होता है, पब्लिक फंक्शंस होते रहते हैं, एक बड़ा घर होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, और जो मैंने किया वो पब्लिक के लिए किया। मान लीजिए वहां पे रोज फॉरेन डेलीगेशन आते हैं, वो किसी ना किसी हेड ऑफ द स्टेट को होस्ट कर रहे होते, तो आई कैन अंडरस्टैंड
कि भाई आपको एक डेकोरम बनाना है, सब कुछ ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जिसकी हवा भी नहीं है बाहर, और आप किसी को घुसने भी नहीं दे रहे हैं, और जनता को ये बता रहे हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल सादगी का जीवन, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो तो चप्पल में और वो शोबाजी में निकलते हो। तो कभी कभी ये लगता है कि जो सुकेश ने आरोप लगाया था कि 3 करोड़ की घड़ी लिए, तो वो सच लगता है। अब उसमें अतिशयोक्ति या उसमें कोई फिक्टिशियस न्यूज नहीं लगती है। इसका मतलब ये है कि इस इंसान ने बहुत कुछ किया है, और जो हम देख रहे हैं वो है जो सामने आ रहा है। इतना ही ऐसा भी होगा हिंदुस्तान में अलग अलग लोकेशंस पे या विदेश में, जिसकी जानकारी अभी हमें और सिस्टम को नहीं है, क्योंकि एक इस तरह का इंसान बहुत अलग ढंग से सोचता है। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत, क्योंकि देखिए इनको ये सब करना था, इसीलिए इन्होंने अपने किसी दोस्त को अपने पास नहीं रखा, इन्होंने किसी से दोस्ती नहीं निभाई। जितने इनके दोस्त थे इन्होंने सबको त्याग दिया, इन्होंने सब पे लात मारी। ये आम बिहेवियर नहीं है सर। एक नॉर्मल आदमी होता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिश्ते की लाज रखता है। इन्होंने बच्चों की कस्में खाई, उसको इन्होंने तोड़ा। इन्होंने हर वो कसम खाई और उसको तोड़ा। इन्होंने अपने सारे साथियों को यूज किया और डंप किया, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये आदमी एक्सट्रीमली पॉजिटिव, एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड, एक्सट्रीमली एम्बिशियस एंड एक्सट्रीमली विंडिक्टिव है। ये नॉर्मल पर्सन नहीं है, और ये अपने स्वार्थ के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता है। तो इट इज नॉट ए नॉर्मल बिहेवियर। और आज से तो ये भी, आज की जो खुलासा हुआ है शीश महल का, इससे तो ये पता लग गया कि इट इज नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और पॉलिटिकल राइवलरी, इवन इन पर्सनल गेन्स ही कैन गो टू एनी लेवल। तो ये मेरा ये मानना है कि मेरे को अब केजरीवाल साहब एक इंसान कम, एक पेशेंट ज्यादा नजर आ रहे हैं। ही बैडली नीड साइकेट्रिक हेल्प। इनको मनोवैज्ञानिक की बहुत सख्त जरूरत है। और ये जिस कुर्सी पे बैठे हैं, इसके आसपास जितने अधिकारी हैं और जितने इनके मंत्री हैं, दे हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि ये अपने पावर की पोजीशन का, जो इनके पास अथॉरिटीज हैं एज पर लॉ एंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, देयर मतलब ही कैन पुश पीपल टू एनी एक्सट्रीम टू मीट हिज ओन ऑब्जेक्टिव। तो इनके अधिकारियों को और इनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो इनके बाकी नेता हैं, वो अभी भी इमोशनल हैं। उनको ये लग रहा है कि नहीं नहीं, केजरीवाल साहब के पीछे सब लगे हुए हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, ये हैं वो हैं। ऐसा नहीं है। ही इज ए क्लासिक साइकोलॉजिकल केस, और हर आदमी को बहुत संभल के चलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने गलत काम किया तो वो कहीं ना कहीं कानूनी फंदे में ना फंस जाए। मेरा तो आई एम पिटी ऑन दिस पर्सन। मैं इसको अब एक इंसान कम और एज ए साइकोलॉजिकल क्राइसिस में जो आदमी रह रहा है, उस पेशेंट की तरह मैं इसको ज्यादा देख रहा हूँ। इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है जो आपने कहा कि जो भी इनके नज़दीक है उसको बहुत सावधानी से रहना चाहिए। तो हम मनीष सिसोदिया का हाल देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया तो बिल्कुल इनकी ऑल्टर ईगो थे। मनीष सिसोदिया तो इनके सबसे निकट थे। मनीष सिसोदिया तो पूरी सरकार चलाते थे, 18 मंत्रालय उनके पास थे। और आज हमें पता चला है कि उनको अब चार्जशीट भी कर दी सीबीआई ने। अब तो उनके बचने का कोई रास्ता भी नहीं बचा है। आज उनकी शायद बेल की हियरिंग भी थी, पता नहीं उसमें क्या हुआ, अभी तक कोई न्यूज़ आई नहीं है। सर मेरा ये मानना है कि, और ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, और पहले दिन से, क्योंकि जिस क्षेत्र से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते हैं वो क्षेत्र मेरा भी पड़ता है,
और हम आप लोग उनके वोटर अक्सर, हैं? हाँ मतलब वही कॉन्स्टिट्यूएंसी वही बैठती है। तो कहने का मतलब ये है सर कि यहाँ जो लोग हैं जिनसे उनका लिटिल क्लोजनेस था इलेक्शन के समय मनीष सिसोदिया से, क्योंकि आफ्टर ऑल बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे आरडब्ल्यूए के मेंबर्स, बाकी लोग, क्योंकि आफ्टर ऑल जब चुनाव होता है तो ये सब लोग संपर्क में आते हैं नेताओं के। और जिस तरह से मनीष सिसोदिया का बिहेवियर शुरू में था और जिस तेजी से बदला अपनी ही सोसाइटी में और अपने ही लोगों के साथ, जिसको मनीष सिसोदिया ने यूज किया इलेक्शन जीतने के लिए, तो ये बात तो बहुत क्लियर थी कि ये बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली जोड़ी नहीं है। सिर्फ इंतजार इस बात का था कि कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिस पे इन दोनों में विवाद होगा, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हाथों में इतने उलझे हुए थे। और मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब थोड़े से ज्यादा स्मार्ट थे, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे हैं मनीष सिसोदिया से। उन्होंने मनीष सिसोदिया को हवा में रखा कि तेरे को मैंने डिप्टी सीएम बना दिया और तेरे सामने 17-18 डिपार्टमेंट दे दिए और अब तेरा काम है पार्टी के लिए चंदा उगाई करना। इंस्ट्रक्शन केजरीवाल के थे, एग्जीक्यूशन सिसोदिया का था। और आउटकम तो यही होना था कि जो फ्रंट में होता है सबसे पहले गोली तो उसी को लगती है। तो केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया क्योंकि फ्रंट में थे तो कीमत उनको उठानी पड़ रही है, इसमें तो कोई दो राय अब बनती नहीं सर। और जहां तक बात है, अगर मनीष सिसोदिया को लगता है कि केजरीवाल साहब उनके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर लेंगे, मुझे नहीं लगता, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर अभी भी मनीष सिसोदिया ये समझ रहे हैं कि केजरीवाल विल कम टू हिज रेस्क्यू, ऐसा होने वाला नहीं। आमतौर पर ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति जो सबको धोखा देके आगे बढ़ता है उसको भी अंत में इसी तरीके से जाना पड़ता है कि उसका ही कोई विश्वस्त उसको धोखा देके उसकी गद्दी हड़प लेता है। ये आज से नहीं, युग युगांतर से बात चली आ रही। तो ये तो कौन है होता है। जो केजरीवाल को डुबोएगा? केजरीवाल का ऐसा कौन आदमी दिखता है आपको? मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया ही इनकी मतलब की बलि चढ़ाएगा। मेरा गट फील ये कहता है। कारण बहुत सिंपल है सर, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने हर गलती में और हर गलत काम में केजरीवाल का साथ दिया। और जब आपने हर गलत काम में साथ दिया है तो आप ये तो उम्मीद करते हो कि यार हम सुख दुख के साथी हैं। अगर हम मतलब मैं डूबूंगा तो यार कोई तो बचाएगा। लेकिन अब स्थिति ये आ रही है, मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जब जेल में बैठे होंगे, अकेले परेशान हो रहे होंगे, कोर्ट में सुनवाई नहीं, अब सीबीआई उनको जेल में डाल रही है, कहीं ना कहीं तो सर मैंने तो ये देखा है जिंदगी में, आदमी कितना भी हो जाए एक बार तो जिंदगी में उसकी इच्छा होती है कि अब तो मैं सच बोल दूं, क्योंकि अंदर जो गुबार होता है, जो उसके अंदर एक प्रेशर होता है झूठ को दबाए रखने का, वो उसकी जिंदगी को खा जाता है। वो आदमी ना तो कभी सुख से रह पाता है, ना उसकी सोशल स्टेटस बन पाता है, परिवार में भी उसके कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रहती नहीं है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स की मजबूरी है कि साथ रहना है, वो बात अलग है, लेकिन रिलेटिव्स, दोस्त, भाई, नातेदार, वो सब धीरे धीरे कटने लगते हैं। और ये झूठ का प्रेशर अगर आपने अपने लिए किया होता तो मैं बात समझ लेता। मनीष सिसोदिया को एंड ऑफ द डे दो चीजें मुझे इसमें दिखती हैं, और कितना सही है कितना नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया अपने अंदर जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, कभी ना कभी वो एक्सप्लोड होगा, और तब वो सारी बातें क्रमवार अथॉरिटीज को बताएंगे। उनको ये पता है कि मैं बताऊंगा तो शायद मैं भी नहीं बचूंगा, क्योंकि काउंटर में केजरीवाल भी बहुत सारी बातें मनीष सिसोदिया की बताएगा अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो एक कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बार जब मनीष सिसोदिया एक्सप्लोड करेगा तो केजरीवाल साहब अपने बचाव के लिए, उसको काउंटर करने के लिए मनीष सिसोदिया को और बुरी तरह घेरेंगे।
और राज निकल के आएंगे। ये मुझे लग रहा है इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। और पहले कौन अपनी जान बचाएगा ये वक्त बताएगा। हो सकता है कि अगर केजरीवाल साहब तक आंच बहुत तेजी से बढ़ती है और उनको लगता है कि एलजी उनकी विधानसभा को बर्खास्त कर देंगे या ऐसा कोई और घोटाला हो जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक इमेज तो बहुत तेजी से नीचे जा रही है, मास मूवमेंट इनका है नहीं, एक्सपेंशन अब ये कर नहीं सकते आम आदमी पार्टी का जो ये सोच के बैठे थे। तो अब इनको दिल्ली में ही सीमित रहना पड़ेगा। और दिल्ली में रहने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सुबह शाम मीडिया की ये अब हेडलाइन बनेंगे, तो जीना इनका मुश्किल होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्लोजन होना है। अब वक्त बताएगा कब, कहां और कैसे। और कि कविता का क्या होगा? सर मुझे लगता है कि क्योंकि तेलंगाना में इलेक्शन टाइम है, एक बार केजरीवाल साहब का ये तमाशा खत्म हो जाए और जैसे ही इलेक्शन पास आएंगे मुझे लगता है हीट वहां भी बढ़ेगी। बीजेपी कविता को लेके कैलकुलेटिव मूव चलेगी, एब्रप्टली नहीं चलेगी। जैसा पंजाब में हुआ था, हमने ये देखा कि सिंपैथी वेव कविता के फेवर में ना चली जाए। तो हो सकता है कि कविता का केस इलेक्शन तक थोड़ा स्लो चले, इलेक्शन के बाद कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक, जैसे पंजाब के केस में भी मैंने कहा था कि जब सब लोग कह रहे थे कि विजय जी अरेस्ट कब होंगे, मैंने कहा भी कुछ नहीं होगा, चुनाव तक आप आराम से बैठिए। क्योंकि बैठे बैठाए आप किसी को भी इस बात के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते कि साहब आपको एक सिंपैथी वोट उधर चला जाए, विच को दैट कैन चेंज द होल पॉलिटिकल इक्वेशन। तो ये एक पॉलिटिकल मजबूरी है। पहला गेम तो ठीक है कि जनता के सामने अब ये बात आ गई है कि भाई दे आर ऑल्सो करप्ट। तो जनता, मतलब पुलिस एक्शन या सीबीआई एक्शन या अरेस्ट मुझे नहीं लगता करेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तेज हो जाएगा ताकि इमेज जो है केसीआर की और उनके परिवार की तेलंगाना में, जैसे मैं अभी पिछले हफ्ते तेलंगाना था तो वहां मैं लोगों से बात कर रहा था, तो दोनों तरह के मत थे। बहुत सारे लोग कहते थे नहीं केसीआर विल कम बैक, बहुतों ने कहा कि सिचुएशन इज 50-50। तो अब ये है कि अगर के कविता के ऊपर किसी तरह का मूव होता है सीबीआई का और लोकल पॉपुलेशन इसको पॉलिटिकल विंडिक्टिव मानती है, तो दैट में गो इन फेवर ऑफ केसीआर। तो थोड़ा सा ये पॉलिटिकल इक्वेशन है, लेकिन न्यूज आती रहेंगी, इन्वेस्टिगेशंस की खबरें आती रहेंगी और बहुत सारी चीजें अखबारों में आती रहेंगी जनता को बताने के लिए कि भाई जिनको आप समझ रहे हैं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, स्थिति बहुत अलग है। और जो वोट्स जनरली जो वोट होता है साइडलाइन पे बैठा हुआ, उसको स्विंग करने की कोशिश है। तो अब ये देखना है सर, मेरा तो असेसमेंट ये है कि अभी अरेस्ट नहीं होंगी। एक बात और बड़ी विचित्र सी दिख रही है कि ये जो शीश महल वाला जैसे कांड हुआ, ये मीडिया इन्वेस्टिगेशन से निकला। तो ये जो मीडिया इन्वेस्टिगेशन है, ये तो आज तक आम आदमी पार्टी का नहीं हुआ। जब से ये सत्ता में आए हैं 2013 से 2023 हो गया, 10 वर्ष। क्योंकि मीडिया को इन्होंने जितना पनपाया, जितना खिलाया पिलाया, जितने एड्स दिए, उसका तो विशेषकर मेन स्ट्रीम मीडिया को, वो तो लगता है एक विश्व कीर्तिमान इन्होंने बनाया है। और उसके उपरांत भी मीडिया इनके पीछे पड़ गया। सर देखिए कैसा होता है कि जो चीजें फॉर सेल होती है ना, उसको आप भी खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, इलेक्शन टाइम में बीजेपी को भी बजट इन्वेस्ट करना है, केजरीवाल को भी करना है, और फिर अब आ रहे हैं नेशनल इलेक्शंस। तो सवाल ये है कि अगर मीडिया सिर्फ केजरीवाल के ही गुणगान करेगा तो बाकी लोग भी तो इलेक्शन फंडिंग करेंगे।
तो आप अगर सिर्फ सुबह शाम केजरीवाल साहब को ही दिखाएंगे, पंजाब इलेक्शन तक ठीक था, लेकिन अगर अब भी आप, जबकि 10 महीने रह गए हैं नेशनल इलेक्शन में टेक्निकली, क्योंकि फिर तो आचार संहिता लग जाएगी, आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। 10 महीने अगर रह गए हैं इलेक्शन में और अभी भी अगर मीडिया सिर्फ केजरीवाल स्तुति करता रहेगा, तो वो अपने आप, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासकर कांग्रेस, बीजेपी, वो ये देखेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है जिसको हमें अपने साथ लेना है, सॉरी मीडिया हाउस है जिसको हमें एडवर्टाइजमेंट देना है, जो केजरीवाल के साथ ज्यादा कमिटेड नहीं है। तो सर, आपको केजरीवाल साहब मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, अब तो 100 करोड़ रुपए महीने की बात आने वाली है। 1000 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट होगा अगले 1 साल में। मीडिया अगर इतना समझदार नहीं है और केजरीवाल साहब को लगता है कि हमने सिर्फ पिछले साल खाना खिला दिया तो अगले साल भी मिलता रहेगा, ऐसा होता नहीं है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे का खेल है। हर मीडिया हाउस आज प्राइवेट कंपनी है, उसके अंदर ज्यादातर कंपनियां लिस्टेड कंपनियां हैं। चाहे आप एक एक करके कोई भी बड़े नाम देख लीजिए, सारे के सारे लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे कमाने का टाइम तो यही होता है ना सर, इलेक्शन। सबसे ज्यादा इलेक्शन में ही तो लोग कमाते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे चार्टर्ड प्लेन वाले हो, हेलीकॉप्टर वाले हो, कैब्स वाले हो, टेंट वाले हो। ये कब कमाते हैं? ये तो इलेक्शन का इंतजार करते हैं। एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है इलेक्शन के आसपास। तो मीडिया का भी कमाने का टाइम आ रहा है, तो दे हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। और आज उस पॉलिटिकल करेक्शन में अगर वो केजरीवाल साहब को थोड़ा सा साइडलाइन कर रहे हैं, तो ये तो रियलिटी है। केजरीवाल साहब को समझना चाहिए कि कोई भी चीज आप, काठी की हांडी कितनी बार चढ़ाओगे यार, चढ़ गई, आपका काम हो गया पंजाब में। अब नेशनल इलेक्शन में थोड़ी वो बिल चलेगा, उसके लिए आपको नया बिल निकालना, नई पेमेंट करनी होगी। अब आप पुराने उधार पे ही चलते रहोगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो कहीं ना कहीं तो मीडिया को भी समझ है। अब केजरीवाल साहब नहीं समझते तो कोई क्या बोले। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल का तिलिस्म अब खत्म हो गया है, पब्लिक पर से भी और मीडिया पर से भी। तो इसका तो अर्थ ये हुआ कि केजरीवाल की जो ब्रांड है राजनीति, केजरीवाल ब्रांड जो राजनीति है, वह अब समाप्त होने वाली है। सर देखिए, केजरीवाल ब्रांड जो है वो सिर्फ फ्री बिजली, फ्री पानी का ब्रांड है, और कोई ब्रांड, इसमें आपको कोई आइडियोलॉजी दिखी? मुझे तो नहीं दिखी। मैंने तो खूब ढूंढने की कोशिश करी कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है। इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिखी? मुझे वो भी नहीं दिखा आज तक कि कौन नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। एक है आम आदमी पार्टी कन्वीनर, बाकी सब कार्यकर्ता। तो ये एक मॉब पार्टी है। ये मॉब पार्टी है, इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पहली बात, इन्होंने कांग्रेस का मॉडल कॉपी किया है टेक्निकली। कांग्रेस में तो फिर भी कैडर है, उनके सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, फिर स्टेट कमेटीज हैं वगैरह वगैरह। यहां तो कुछ नहीं है ना। तो पहला वो था। दूसरा, इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके कारण इंडस्ट्रियलिस्ट इनसे जुड़े, आम आदमी इनसे जुड़े, या इंटेलेक्चुअल इनसे जुड़े, या मीडिया इनसे जुड़े, क्योंकि कहीं पे भी कोई डायरेक्शन नहीं। तो कुल मिला के केजरीवाल साहब का जो पॉलिटिकल गेम प्लान है वो बहुत सिंपल है। टैक्स पेयर के पैसे से आप कितना जनता को ब्राइब कर सकते हो, मतलब जनता के पैसे से ही जनता को कैसे मूर्ख बना सकते हो, रिश्वत दे सकते हो इन द नेम ऑफ फ्री बिजली, फ्री पानी, और वो भी डायरेक्ट नहीं, बैंक ट्रांसफर नहीं, थ्रू मिडलमैन, ताकि उसमें भी कमीशन बने। हर जगह इनका केजरीवाल टैक्स एक रहेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मॉडल बड़ा जबरदस्त है। आम आदमी सरचार्ज, जैसे वो वाजपेयी साहब ने कहा था ना कि एजुकेशन सेस, कृषि सेस वगैरह सब लगते थे। आपको कोई भी काम करना है तो उस पर सेस लगा दिया जाता था। तो ये केजरीवाल सेस है।
अगर आपको कुछ भी काम करना है टैक्स पेयर के पैसे से, आपको सड़क बनानी है, बिजली लगानी है, आपको बिजली बांटनी है, आपको पानी का टैंकर लगाना है, बस खरीदनी है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल में दवाइयां हैं, जो भी है, जहां पे भी आप चाहते हो एज ए कॉन्ट्रैक्टर कि आपको ये पैसा मिले काम करने का थ्रू टैक्स पेयर, वहां पे केजरीवाल सेस लगता है। तो अब आप सोचिए, केजरीवाल सेस जो है वो लगता है जैसा विजय जी कह रहे हैं, और केजरीवाल सेस जो है वो उजागर भी हो गया है। अब अगले कुछ दिन जो हैं वो बड़े रोचक होने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम ये जो फिल्म चलेगी उसको हम किस स्थान पर बैठकर देखेंगे। हम, मुझे लगता है बालकनी की सीट ले लेनी चाहिए और आराम से बैठ के फुल रिक्लाइनर वाला जो है वो एक लेके और इस फिल्म को देखना चाहिए। और अब हम इस ब्रॉडकास्ट को अंत करें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया विजय सरदाना जी की जो चैनल है विजय सरदाना इनसाइट्स, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी फॉलो करें और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज का ये कार्यक्रम यहीं तक। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और विजय सरदाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।